हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट 19वां करेंगे। और दोस्तों, इसको आप लोग करिएगा। यदि आप लोगों का कम से कम 20 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो इसका मतलब आपका जीएस जो है तैयार है, अच्छी कंडीशन में है। और अगर आप मान के चलिए 25 तक अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको इसका मतलब जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, भारत का जो गणतंत्र रूप में जो जन्म हुआ वह हुआ जब संविधान लागू हुआ। और संविधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, यह बनकर जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। यानी कि अब जो है संविधान हमारा तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तभी से दोस्तों हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जाने का मतलब यह हुआ कि अब यहाँ पर यानी कि अब भारत में कोई भी राजा शासन नहीं करेगा। कोई भी राजा या फिर जो है इसमें यहाँ पर जो है पूंजीपतियों का शासन नहीं होगा। यहाँ पर जनता का शासन होगा। जनता के द्वारा शासन किया जाएगा। यानी कि चुनाव होंगे, चुनाव में जनता जिसको चुनेगी वही जो है इस देश की जो है सत्ता चलाएगा। तो इसका मतलब यही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों, जो सोना होता है वह थोड़ा जो है सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसमें जो है तांबा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखते हैं? तो दोस्तों, जो सोडियम होता है यह बहुत ही सक्रिय धातु है। यानी कि ये जो है अगर किसी भी तरह से ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो दोस्तों ये जो है क्या बोलते हैं, सक्रिय हो जाता है। इसीलिए इसको इससे सक्रिय होने से बचाने के लिए मिट्टी के या फिर कहें कि केरोसिन के तेल में रखा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या होता है? यह दोस्तों खगोलीय दूरी को मापता है। किसको मापता है? खगोलीय दूरी। यानी कि जो आकाशीय पिंड होते हैं उनपे दोस्तों जो उनकी दूरियां होती हैं आपस में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इसके लिए जो है प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरी मापी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो दोस्तों, वह कौन थे? तो वह थे विक्रम साराभाई। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। दोस्तों, जल का क्वथनांक वैसे अगर हम सेंटीग्रेड में मापें तो क्या होता है? 100 सेंटीग्रेड पर दोस्तों जो जल होता है वह उबलने लगता है। यानी कि क्वथनांक क्या है? जिस ताप पर जल उबलने लगे वही उसका क्वथनांक होता है। तो अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, अगर हम सेंटीग्रेड की बात करें तो यह 100 है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो यह हो जाता है 212 फ़ारेनहाइट। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है बेरी नामक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और हम विटामिन बी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है,
थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है? थायमीन होता है। और दोस्तों अगर हम रतौंधी की बात करें तो ये जो रतौंधी है यह विटामिन ए की कमी से होता है, और दोस्तों यह आंख से संबंधित है। और विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वह है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम सूखा रोग की बात करें तो यह दोस्तों होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेराल। क्या नाम है? कैल्सीफेराल। और दोस्तों जो टीबी है, टीबी किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होता है, यह एक जीवाणु जनित रोग है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो है रक्त दे सकता है। दोस्तों ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो यह दोस्तों किसी को दे नहीं सकता है, लेकिन किसी भी ब्लड ग्रुप के समूह को जो है यह ग्रहण कर सकता है, चूंकि दोस्तों इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है। और अगर हम जोड़ों की बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इसमें जो है एक शर्त है, इसमें जो 22 जोड़े होते हैं, शुरुआती के जो 22 जोड़े होते हैं वह मेल और फीमेल में एक ही तरह के होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा है वो जो है दोस्तों पुरुष में अलग होता है, स्त्री में अलग होता है। पुरुष में जो होता है वह XY होता है, और जो महिलाओं में होता है वह XX होता है। और यही दोस्तों 23वां जो होता है, यही जो 23वां होता है, यही दोस्तों क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये 23वां जो जोड़ा है यही निर्धारित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह होता है, क्या होता है? पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलता है। क्या होता है? यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों पौधे जो होते हैं उसे जितनी भी जल की आवश्यकता होती है, जितनी भी जल की आवश्यकता होती है वह ग्रहण कर लेता है, और जो अतिरिक्त जल बच जाता है उसको दोस्तों पत्तियों के माध्यम से वह बाहर निकाल देता है। इसी कंडीशन के दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों जो घेंघा रोग है वह आयोडीन की कमी से होता है। और घेंघा रोग में क्या होता है? जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसका जो है आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्ण नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था। यह 1982 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, और उसी समय इसका नाम बदलकर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और दोस्तों 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल की मान्यता प्रदान की। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए डॉक्टर स्वाति नायक को जो है इससे सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो है स्वाति नायक जो हैं ये कृषि व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों अगर हम नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो दोस्तों भारत का जो पश्चिमी घाट है, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। यह दोस्तों जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जैव विविधता क्या होता है? एक ऐसा स्पेसिफिक क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के जीव, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यानी कि कई प्रजातियों की चीजें पाई जाती हैं, जैसे चाहे वो पेड़ हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो, कई प्रजातियों को पाए जाते हैं। उस भौगोलिक क्षेत्र को दोस्तों जैव विविधता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि है। तो दोस्तों वृक्ष की उम्र किससे जानी जाती है? उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक कथा संबंधित है। तो दोस्तों जातक कथा जो है वह संबंधित है गौतम बुद्ध से। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सरखेज रोजा जो है इसको दोस्तों अहमदाबाद का एक्रोपोलिस के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए? तो दोस्तों जो है टंका एवं जीतल नाम के जो सिक्के हैं वह चलाए गए थे इल्तुतमिश द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम टंका की बात करें तो ये जो टंका है यह जो है चांदी का सिक्का था। जो चांदी का सिक्का था उसी को टंका के नाम से जाना जाता था। और अगर हम जीतल की बात करें तो यह दोस्तों तांबे का सिक्का था। किसका सिक्का था? तांबे का सिक्का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का दोस्तों जो अंतिम मुगल बादशाह था वह बहादुर शाह द्वितीय था। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 66 है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह दोस्तों शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर इसके पूर्ण कराने की बात की जाए तो इसको पूर्ण कराया था कौन? इल्तुतमिश ने। कौन कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। और दोस्तों यह एक जो है 5 मंजिला जो है मीनार थी। जो इसका 5वां मंजिला था उसको किसने पूरा किया था? तो उसको दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो 5वां मंजिला है उसको जो है पूरा कराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसारी मोहन गांगुली थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले दोस्तों जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। और वहाँ पर दोस्तों जर्मनी मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। उसके बाद दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने जापान से भी सहायता ली थी। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था
तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय का जो गवर्नर जनरल था, अधिनियमित किया गया था, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा इसको दोस्तों पारित किया गया था। उस समय जिस समय पारित किया गया था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलिंगटन था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको 1937 में भारत में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है एफडीआई का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों एफडीआई का जो पूर्ण रूप है वह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं, जब अपना पैसा जो होता है, जो अपनी पूंजी होती है, किसी भारत की कंपनी में लगाता है तो उसी को एफडीआई कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग नकदी फसल जो है जान लेते हैं क्या होती है नकदी फसल या व्यापारिक फसल। दोस्तों ऐसी फसल जो किसान अपने स्वयं के लिए नहीं उगाता है, बल्कि उसको जो है उससे धन कमाने के लिए उगाता है, व्यापार के उद्देश्य से उसको उगाता है, उसी को दोस्तों नकदी या फिर व्यापारिक फसल कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें जैसे ज्वार है, इसको दोस्तों किसान जो है अपने स्वयं के लिए उगाता है, अपने यूज के लिए उगाता है, फिर अपने यूज से जो बचता है उसको वह थोड़ा बहुत बेचता है। लेकिन अगर हम कपास की बात करें तो इसको दोस्तों पूर्ण रूप से जो किसान उगाता है वह जो है बेचने के लिए उगाता है, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से इसको उगाता है। जैसे कपास हुआ दोस्तों, और जो है इसमें गन्ना हम कह सकते हैं, ये सब सारी चीजें जो होती हैं दोस्तों यह जो है व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है? पहले दोस्तों हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम परंपरागत की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? परंपरागत का मतलब जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि जो परंपरा में है, हमारे वर्तमान में जो पूर्व समय से जो है वह चला आ रहा है, वही परंपरागत होता है। तो ये दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या आता है? जैसे कोयला है, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत से आता है। यह दोस्तों क्या होता है? यह जो है इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। यानी कि जैसे अगर कोयला हुआ, कोयले को हम एक बार अगर यूज करेंगे तो वह जल जाएगा, जल के राख बन जाएगा, उसके बाद उसकी जो है वैल्यू है वह खत्म हो जाएगी, फिर उसको आप लोग दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो परंपरागत स्रोत होते हैं वे प्रदूषित होते हैं, यानी उससे जो है प्रदूषण फैलता है, ठीक है। और दोस्तों अभी जो है दुनिया में देखते हुए जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, इसको देखते हुए दोस्तों अब जो है जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उसको हमारे यूज में लाया जा रहा है। तो गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं सबसे pहले तो यह दोस्तों प्रदूषण रहित होते हैं। क्या होते हैं? प्रदूषण रहित, यानी कि इनसे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं होंगे, एक बार यूज करेंगे आप फिर पुनः यूज कर सकते हैं। अगर हम गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण को देखें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जो सौर ऊर्जा होता है हमारा, जो हम लोग सूर्य की रोशनी से ऊर्जा जो बनाते हैं, आप लोग उसको देखेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो जो है हमेशा से चलता रहेगा। अगर हम पवन चक्की की बात करें, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा यानी कि जो हम लोग जो है बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं और ऊपर फैन लगा होता है जो हवा से नाचता है, उसके नाचने की वजह से दोस्तों ऊर्जा बनती है जिसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह पवन ऊर्जा हो जाएगा और ज्वार ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ए और डी। इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों जिसमें भी क्लोरीन मिला होगा, यानी कि जो ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जो खतरनाक किरणें हैं, उनसे ये जो ओजोन परत है, ये जो ओजोन परत है, ये हमारी रक्षा करती है। उसको जो है ये ऑब्जॉर्ब कर लेती है और इसको पुनः जो है बाहर भेज देती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है। लेकिन दोस्तों ये जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस से दोस्तों जो ओजोन परत है, इसको बहुत ही क्षति पहुंचती है। यानी कि जिसमें भी क्लोरीन पाया जाएगा वह गैस ओजोन स्तर को नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इसमें दोस्तों क्लोरीन पाई जाती है, इसीलिए यह ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छावनियां वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड ये रिक्त स्थान है, इसमें होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों अगर हम नेपाल की बात करें, भूटान, बांग्लादेश, इस हिसाब से दोस्तों जो सार्क है इसमें टोटल 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो इसमें दोस्तों आता है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इसमें जो दोस्तों म्यांमार है इसका हिस्सा जो है नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है वह आधारित है ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक है। भारत क्या है? तो दोस्तों जो भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि दोस्तों जो भारत है वह सभी धर्मों का आदर करेगा। जो भारत जो सरकार है, सरकार का दोस्तों सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान नज़र से देखेगा। जो भी काम करेगा वह सभी धर्मों के लिए जो है समान रूप से करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वही स्थिति दोस्तों धर्मनिरपेक्ष कहलाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो जीवन का अधिकार है, जीवन का संरक्षण या फिर जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत आजादी, यह मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के किसके अंग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता के हैं। किसके हैं? स्वतंत्रता के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो इसकी चर्चा है दोस्तों वह अनुच्छेद 20 व 21 में की गई है। और दोस्तों अगर हम 20 की बात करें तो 20 में किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डेंगू जो होता है वह दोस्तों इसकी जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है 38 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन था, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।